देखें, वृद्धतर भारत, वृद्धतर भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वृद्धतर भारत की सीमाएं और वृद्धतर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण। ठीक है, वृद्धतर भारत की सीमाएं, प्रथम भारत जिसमें मध्य एशिया, तिब्बत और चीन आता है, और दूसरे भाग में जो है वो हिंद, चीन, पूर्वी द्वीप समूह की गणना की जाती है। अब संस्कृति की अगर बात करें दोस्तों, तो संस्कृति की बात हम करते हैं कि हमारी सभ्यता जो है वो इतनी ज़्यादा अडिग क्यों है, इतनी ज़्यादा जो है वो लंबे समय तक कैसे चल पाई। दुनिया में और भी सभ्यताएं थी, दुनिया में और भी संस्कृति थी, लेकिन उनका अगर प्रचार प्रसार हम देखें तो वो कहीं नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इतना प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो इसके बारे में जो है वो कवि इकबाल की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, और उन्होंने जो है वो इस बारे में ये कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहने का यथार्थ ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ थी, जिसमें मेसोपोटामिया की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, चीन की संस्कृति, बहुत सारी संस्कृति, लेकिन हमारी एकमात्र ऐसी संस्कृति है और सभ्यता है जो अभी तक चल रही है, अभी तक जो है वो लगातार चल रही है। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई है। देखिए आगे बढ़ेंगे इस श्लोक के साथ में। द्वितीय भाग में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिंद चीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कंबोज जिसका वर्तमान नाम क्या है, कंबोडिया। ठीक है, चंपा जिसका वर्तमान नाम क्या है, वियतनाम। ठीक है, बर्मा जिसका वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार। चौथा मलाया जिसका वर्तमान नाम क्या है, मलेशिया। और अगला पढ़ेंगे श्याम, जिसे थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस भाग के अंदर आपको कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे एशिया महाद्वीप के वो देश हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी समय हमसे व्यापारिक सांस्कृतिक रूप से जो हैं वो जुड़े हुए थे। म्यांमार तो भारत का ही हिस्सा था, आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार, बर्मा जिसे बोलते हैं, ये हमारा ही हिस्सा था। 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम, कौन सा अधिनियम दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा, ठीक है दोस्तों, बर्मा को जो है वो क्या कर दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था और एक अलग देश बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार, बर्मा जो है वो हमारा ही हिस्सा है। उसके बाद में देखिए एशिया महाद्वीप में मलाया जिसे आज मलेशिया बोलते हैं, और श्याम जिसे थाईलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जगह थाईलैंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि थाईलैंड जो है वो सफ़ेद हाथियों का शहर कहा जाता है। किसका शहर दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का, वाइट एलिफेंट। ठीक है, सफ़ेद हाथी जो हैं वो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी विशेष प्रकार की जानकारियाँ जो है वो मैं समय के अकॉर्डिंग आपको देता रहूँगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। देखिए म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारी जगह जो है वो भारत के आस पड़ोस में पड़ती है, और इनसे हमारा संबंध जो है वो पुराने समय में कैसे जुड़ा हुआ था, इनके बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे और क्या है, पूर्वी द्वीप समूहों की गणना। पूर्व में जो है वो कौन कौन से द्वीप थे, इनकी गणना हमें करनी है। देखिए उसमें आएगा सुमात्रा, जिसका हिंदी नाम जो है वो क्या है, श्रीविजय, या पुराना नाम जो है वो क्या है, श्रीविजय। देखिए जावा के बाद में आएगा बोर्नियो, और बोर्नियो के बाद में आएगा बाली, जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है आज के समय में। नाम ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभार जो है वो यहाँ से प्रश्न आपका उड़ जाता है, पुराने नाम क्या होते हैं उन जगहों के और नए नाम जो है वो क्या होते हैं उन जगहों के, इससे आपका जो है वो प्रश्न उड़ता है। बाली का ओल्ड नेम जो है वो क्या है, इंडोनेशिया है। बर्मा का जो नया नाम है वो म्यांमार है, या यूं भी आपसे पूछा जा सकता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जानकारी के साथ में हम लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वृद्धतर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार के कारण, तो क्या क्या कारण है देखिए। पहला कारण आर्थिक कारण, क्योंकि आर्थिक कारण का मतलब हो गया पैसा, और पैसा जो है वो व्यापार से आता है, तो व्यापारिक तौर पर हम एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं ना, तो उसकी वजह से आर्थिक कारण प्रमुख है। आर्थिक कारण के बाद में धार्मिक कारण, धर्म की वजह से भी हम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस वजह से, क्योंकि धार्मिक प्रचार प्रसार जो है उसकी वजह से लोग जो हैं वो आज भी भारतीय संस्कृति को बड़ा ही अच्छा और सुदृढ़ मानते हैं, और आज भी उसको जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में राजनीतिक कारण, भाई राजा महाराजाओं का समय था, मोनार्ची सिस्टम था, तो उसके अंदर राजनीतिक कारण तो होगा ही होगा। चलिए तो अब आर्थिक कारणों की जो है वो व्याख्या बड़े विस्तार से कर लेते हैं। देखिए क्या है आर्थिक कारण, कौन कौन से हैं देखें। भारतीय संस्कृति में के विदेशों में प्रसारित होने का एक प्रमुख कारण व्यापार था।
देखिए दोस्तों, व्यापार, हम व्यापार करते थे, उसका उदाहरण मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, के मेसोपोटामिया में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों की वजह से ये पता चलता है कि हम व्यापारिक तौर पर मेसोपोटामिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। भारत में बने हुए सामान की विदेशों में प्रचुर मांग थी। यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियंसिस सी के अंदर, जो एक पुस्तक का नाम है, से पता चलता है क्या पता चलता है, देखिए, कि अनेक भारतीय व्यापारिक दृष्टिकोण से अरब सागर के कुछ द्वीपों में बस गए थे। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, व्यापारिक दृष्टिकोण की वजह से, मतलब व्यापार करने के दृष्टिकोण से जो है वो कहाँ बस गए थे, वो बस गए थे अरब सागर के द्वीपों के आसपास में, जिससे उनका व्यापार जो है वो आसानी से हो सके, वो आसानी से अपना व्यापार जो है वो कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण के अलावा देखिए क्या है, और आर्थिक कारण में भारत में बहुत से बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार उद्देश्य से हिमालय पर्वत को लांघकर और समुद्र को पार करके सुदूर देशों में गए। धर्म प्रचारकों ने विदेशों में मात्र धर्म ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी प्रसार किया। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय जो बौद्ध भिक्षु थे, अगर सबसे ज़्यादा मैं बात करूं कि इन्हें भेजने वाला कौन था, तो अशोक। अशोक कौन, मौर्य साम्राज्य, मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, अशोक था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक पद की नियुक्ति की, एक पद बनाया, एक पोस्ट क्रिएट की। उस पोस्ट को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, धम्म महामात्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, धम्म महामात्र। और ये धम्म महामात्र ही वो भिक्षु हुआ करते थे, ये बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो व्यापारिक तौर पर हम जुड़ गए, और व्यापारिक तौर के साथ साथ में हम जो हैं वो धार्मिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती है। तो फिर से आपको बताना चाहूँगा, अशोक जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक पद बनाया। उस पद का क्या नाम था, धम्म महामात्र। और ये धम्म महामात्र जो होते थे, ये बौद्ध भिक्षु होते थे। ये क्या करते थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो एक देश से दूसरे देश में यात्रा किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब धार्मिक कारणों के ऊपर आइए कि क्यों हमारे देश की सभ्यता का जो विकास है वो धार्मिक कारण की वजह से भी हुआ। देखिए धार्मिक कारण, सिक्के और कुछ मूर्तियां जो हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, दिख रही होंगी। ये मूर्तियां और ये सिक्के जो हैं वो क्या हैं, वो उस समय के बनाए हुए लोगों के द्वारा सिक्के थे, जो प्रचार प्रसार के लिए, या यूं कह लीजिए कि व्यापार की वजह से सिक्के जो हैं वो ट्रांसफ़र होते थे। भाई आप कभी भी कोई व्यापार करेंगे, व्यापार का मतलब कोई ख़रीदारी करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना आपको। वैसे ही उस समय में कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यापार करता था या कोई चीज़ खरीदता था तो उसकी एवज में क्या देता था, वो इस प्रकार के सिक्के देता था। और ये सिक्के कौन से राजा के हैं, उसका नाम और उसका चित्र जो है वो अंकित यहाँ पर दिखा हुआ मिलता था। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में राजा महाराजा जो थे वो आपस में एक दूसरे देश के साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे। देखिए धार्मिक कारणों में और कुछ है। अशोक सम्राट व कनिष्क का ये चित्र है। देखिए इस सस्पेंस को मैंने ख़त्म कर दिया कि अशोक जो सम्राट है, अभी अभी मैंने अशोक सम्राट के बारे में बात की थी। मौर्य वंश के सबसे महान राजाओं में एक नाम आता है किनका, अशोक का। तो अशोक का जो ये चित्र है और अशोक के साथ में कनिष्क, ठीक है, कनिष्क का ये सिक्का है। कनिष्क के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो कनिष्क कुषाण वंश का, कौन से वंश का दोस्तों, कुषाण वंश का सबसे महान शासक। कैसा दोस्तों, महान शासक। देखिए दो महान शासकों की बात की जा रही है,
एक जो मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, किससे साम्राज्य से? मौर्य साम्राज्य से जो है वो बिलोंग करते हैं, और एक जो है वो कुषाण साम्राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक का नाम क्या है? कनिष्क, और एक का नाम क्या है? अशोक। और कनिष्क का जो उपनाम है वो भी क्या है? वो अशोक द्वितीय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। अशोक द्वितीय, कनिष्क को जो है वो क्या कहा जाता था? अशोक का दूसरा रूप कहा जाता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के से बिलोंग करने वाले राजा महाराजा अशोक या सम्राट अशोक, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो है क्या हुआ? बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और दुनिया और देश में जो है वो क्या हुआ? बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जिस जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, और देखिए धार्मिक कार्य, और कौन से धार्मिक कार्य? देखें, मंदिर निर्माण, पूजा अर्चना, यज्ञ व अनुष्ठान, इन सब के बारे में जो है वो विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये कुछ मंदिरों के जो चित्र हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं, और इन मंदिरों में जो है वो जो धार्मिक कार्य, मंदिर निर्माण, तो अशोक के समय में की अगर बात की जाए तो अशोक ने जो है वो बहुत सारे धार्मिक कार्य करवाए, कनिष्क ने जो है वो बहुत सारे धार्मिक काम करवाए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं आपको जानकारी देता हूँ, देखिए सुनिएगा, बौद्ध संगतियों के बारे में जो है वो मैं जानकारी दूंगा आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बौद्ध संगतियां, ठीक है, बौद्ध संगति, तो अगर टोटल बौद्ध संगति की बात करें तो ये अभी तक जो है वो 4 हुई हैं। इसमें से 3rd नंबर की जो बौद्ध संगति थी ये अशोक के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। ठीक है, और बौद्ध संगतियां होती क्या थी? तो बौद्ध संगतियां जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं, या बौद्ध धर्म जिन विचारों का प्रतिपादन कर रहा है, उनके माध्यम से जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में, पूरे संसार में हो, ये प्रयास किया जाता था। तो तृतीय बौद्ध संगति, या यूं कहिए कि तीसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के द्वारा कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। और ये किसकी राजधानी है? तो ये बिहार की राजधानी है। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र पटना में करवाई गई थी। और इसी की तरह जैसे मैंने द्वितीय अशोक की बात की, कनिष्क की बात की, तो कनिष्क ने जो है वो इसके जस्ट बाद में चौथी बौद्ध संगति जो है वो करवाई। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई? तो देखिए, कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर पड़ता है दोस्तों? कश्मीर के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? कश्मीर के अंदर पड़ता है। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? कनिष्क ने। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के द्वारा की गई। कहां पर? पाटलिपुत्र में। ये किसके द्वारा करवाई गई? अशोक के द्वारा। तो देखिए, धार्मिक कार्यों में जो है वो कितना आगे थे ये दोनों। इसी की वजह से इन्हें जो है वो महान राजा की उपाधि दी गई, क्योंकि इन संगतियों के माध्यम से दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वो और ज़्यादा विस्तृत हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही। और देखिए, अब राजनीतिक कारणों की बात कर लेते हैं कि राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं। भाई, राजा हैं, पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा जो है वो क्या करेंगे? राजा महाराजा राजनीतिक जो जीवन है वो तो जिएंगे ना, आपस में जो संबंध है वो संबंध भी बनाएंगे। कहीं पर लड़ाई से होगा तो लड़ाई करेंगे, कहीं पर युद्ध करना है तो युद्ध करेंगे, कहीं पर प्रेम संबंध बन जाते हैं, अच्छे संबंध बन जाते हैं तो वो बना लेंगे। तो आगे देखिए राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं जिससे आगे जो है वो विकास हुआ। तो देखिए, लिखा हुआ है, प्राचीन काल में अनेक शासकों के समय पर अन्य देशों पर आक्रमण करके उन्हें प्रभाव क्षेत्र में लिया जाता था। ये राजनीतिक कारण, वही चीज युद्ध के, अगर राजा है तो राजा का कर्म क्या होता है? राजा का कर्म होता है युद्ध लड़ना भाई। और वो युद्ध लड़के क्या करता है? जिस क्षेत्र में वो युद्ध लड़ता है उस क्षेत्र को अगर वो जीत जाता है तो जीतने के बाद में कहाँ धारण करेगा? अपने क्षेत्र में जो है उसे गिनेगा। तो देखिए, आक्रमण करके उन्हें प्रभाव क्षेत्र में लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के कंबोज, चंपा, मलाया, बर्मा आदि अनेक देशों में भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के मध्य में स्थित है, जिसे अन्य देशों के साथ संबंध रहना स्वाभाविक है। अब एक चीज़ यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इसके बारे में जो है वो आप याद रखिएगा कि भारत जो है
भारत जो देश है वो कहाँ, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, दक्षिण भाग में। अगर आपसे बोर्ड जो है ये प्रश्न पूछता है कि बताइए बेटा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में स्थित है, आपका उत्तर क्या होगा, दक्षिण भाग में स्थित है। और इसकी वजह से इसका संबंध जो है इन सारे देशों के साथ में हमेशा से बना रहा। कौन कौन से, चंपा, मलाया, बर्मा, ठीक है, उसके बाद में कंबोज। और इनके वर्तमान नाम जो है उनके बारे में भी जो है मैंने आपको बताया कि इनके वर्तमान नामों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उनसे भी जो है वो कुछ क्वेश्चन उठते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा इसके साथ ही।